अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट चेंजेस से बैंकिंग प्रॉफिट्स इम्पैक्ट होते हैं और स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान की नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी 4 नवंबर 2024 को है। इससे प्रीवियस 3 मॉनेटरी पॉलिसीज में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंसेक्टिवली इंटरेस्ट रेट में कमी कर चुका है। 10 जून को 150 बेसिक पॉइंट्स की कमी की, 29 जुलाई को 100 बेसिक पॉइंट्स की कमी की और 12 सितंबर को 200 बेसिक पॉइंट्स की कमी की। 4 नवंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 200 या 250 बेसिक पॉइंट्स की कमी करेगा और इस तरह इंटरेस्ट रेट तकरीबन 15% के करीब आ जाएगा। आज की डिस्कशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट में चेंजेस बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट करती हैं। उसमें हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से बैंक्स के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आता है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने से बैंक्स के प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट आता है और इम्पोर्टेंटली इंटरेस्ट रेट चेंजेस से बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स की प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आता है। वीडियो के एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज के पर्सपेक्टिव में बैंकिंग सेक्टर के किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी से कोई अमाउंट बोरो करते हैं तो उसकी एक प्राइस पे करते हैं जिसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। बेसिकली इसे हम कंपनसेशन ऑफ लॉस भी कह सकते हैं। ये कंपनसेशन उस इंडिविजुअल को पे की जाती है जो आपको अपनी मनी लैंड करता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली लेंडर के लिए कंपनसेशन है और बोरोअर के लिए कॉस्ट ऑफ मनी है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स का डिफरेंस भी बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है उसको शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कहते हैं और जो लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है उसको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कहते हैं। मेजर डिफरेंस दोनों में टाइमलाइन का है। यूजुअली शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए हम कंसीडर करते हैं कि अगर बोरोइंग पीरियड 1 साल से कम हो और लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए हम कंसीडर करते हैं जब बोरोइंग टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा हो। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक्स इंटरेस्ट रेट के थ्रू किस तरह से अर्निंग करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आसान अल्फाज में आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट शेयर करता जाऊं। बेसिकली बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक उन पे इंटरेस्ट रेट पे करता है और बैंक जो लैंडिंग करता है अपने बोरोअर से उन पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो बैंक जो इंटरेस्ट रेट पे कर रहा होता है वो कम होता है और वो जो चार्ज कर रहा होता है वो ज्यादा होता है। एक तो डिफरेंस यहाँ से आ जाता है जिससे बैंक को प्रॉफिट्स होते हैं। इसके अलावा बैंक्स दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। पे करने वाले इंटरेस्ट रेट का और चार्ज करने वाले इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बैंक्स के प्रॉफिट्स उतने ज्यादा होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स के ज्यादा होने से बैंक्स को किस तरह से बेनिफिट होता है। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग दूसरी इन्वेस्टमेंट्स की बजाय बैंक्स में डिपॉजिट्स करवा देते हैं जिसकी वजह से बैंक्स को फायदा होता है और उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। बैंक्स भी अपने क्लाइंट्स को इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, उसमें भी इंक्रीज आता है, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर बैंक की लेंडिंग के इंटरेस्ट रेट और क्लाइंट्स को पे किए जाने वाले इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस ज्यादा हो जाता है और बैंक्स के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं तो बैंक्स का प्रॉफिट बढ़ रहा होता है। बैंक्स का प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट में बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बैंक के स्टॉक्स के डिविडेंड्स भी बढ़ जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से बैंक स्टॉक्स की प्राइसेस में भी इंक्रीज आता है। तो हम कह सकते हैं कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स में और बैंक सेक्टर प्राइसेस में पॉजिटिव कोरिलेशन होती है, दोनों बढ़ते हैं। साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे होते हैं तो दूसरे सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आता है, जिसमें हम कोई भी सेक्टर ले सकते हैं। ऑयल एंड गैस ले लें, आप ऑटोमोबाइल्स ले लें, सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है। बिजनेस के लिए आपको पता है कि बोरोइंग की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो दूसरे सेक्टर्स के लिए बोरोइंग टफ हो जाती है, उनका बिजनेस इफेक्ट होता है और उनके स्टॉक्स की प्राइसेस भी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि लो इंटरेस्ट रेट से बैंक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है। जिस तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बैंक्स के प्रॉफिट्स बढ़े, इंटरेस्ट रेट कम होने से बैंक्स के प्रॉफिट कम होंगे क्योंकि उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। वैसे भी जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो बैंक्स में डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के दूसरे सेक्टर्स में, दूसरी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाते हैं। किसी भी बैंक की जो लैंडिंग कैपेसिटी होती है उसके डिपॉजिट्स पे डिपेंड करती है। तो जो लोग मॉनेटरी पॉलिसी को समझते हैं उन्हें आइडिया है कि कोई भी बैंक उतनी ही लैंडिंग कर सकता है जितने उसके पास डिपॉजिट्स हों।
अगर किसी बैंक के पास डिपॉजिट्स कम हो जाएंगे तो उसकी लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जब उसकी लैंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो उसकी अर्निंग की, उसकी प्रॉफिट की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो डिपॉजिट्स कम होते हैं, डिपॉजिट्स कम होने से बैंक के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। जब बैंक के प्रॉफिट्स कम होंगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर बैंक के स्टॉक्स की प्राइसेस कम हो जाएंगी, क्योंकि बैंक्स के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, डिविडेंड पे आउट्स इफेक्ट होंगे। फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखने के बाद लोग अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर से निकाल लेंगे, कोई दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे। आजकल जो एनवायरनमेंट है, पिछली 3 मॉनेटरी पॉलिसी से इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। अगली मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट्स मजीद कम होंगे। जिस तरह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो रही है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि हर एक मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा। तो स्टॉक मार्केट में बैंक स्टॉक्स के लिए ये थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। किसी भी इकोनॉमी में अगर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट्स नीचे चले जाएं तो लोग और बिजनेस सेक्टर कंपनीज ज्यादा बोरोइंग शुरू कर देती हैं और ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर बोरोइंग बहुत ज्यादा हो जाती है और इससे फिस्कल इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। इससे बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमी दोनों को नुकसान होता है, क्योंकि जब लो रेट पे लोगों को कर्जे मिलेंगे, कंपनियां और लोग ज्यादा कर्जे ले रही होंगी, जिससे लोगों पे और कंपनियों पे कर्जे वापस करने का बोझ बढ़ जाएगा। इससे बैलेंस खराब हो जाएगा और बैंक्स में डिपॉजिट डिस्टर्ब होने लगेंगे। बैंक्स के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, बैंक्स को बेनिफिट होता है, उनके प्रॉफिट्स ज्यादा होते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं तो बैंक्स के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। इसी पर्सपेक्टिव में स्टॉक मार्केट में बैंक्स के शेयर्स की परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। हाई इंटरेस्ट रेट्स होंगे तो बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स की अच्छी ग्रोथ हो रही होगी, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ज्यादा होगा, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, इन्वेस्टर बैंकिंग सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट हो जाएगा और स्टॉक परफॉर्मेंस नीचे चली जाएगी। वैसे मैं आपसे शेयर कर दूं कि स्टॉक मार्केट्स के अंदर बैंकिंग सेक्टर को एक सेफ सेक्टर समझा जाता है, जिसमें कंसिस्टेंट और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ आती है। जिस तरह से आजकल वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं, उससे बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स इफेक्ट होंगे। ग्लोबली भी इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, पाकिस्तान की भी पिछली 3 कंसेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसीज में इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, आगे भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है। तो हम अपनी इस डिस्कशन से कंक्लूड कर सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के लिए इंटरेस्ट रेट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हुई है या आपका बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो आपको इंटरेस्ट रेट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स के ट्रेंड्स का आइडिया होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे होंगे तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे होंगे तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स कम होना शुरू हो जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हुए इंटरेस्ट रेट्स को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं और लॉन्ग रन के अंदर इंटरेस्ट रेट्स लो रहते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि जो आपने गेन्स एक्सपेक्ट किए थे वो बैंकिंग सेक्टर आपको ना दे सके। अच्छा, अगर आपने स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो आप ये ख्याल रखें कि आप इस्लामिक बैंक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ये मैं इस्लाम के पर्सपेक्टिव में नहीं कह रहा, बेसिकली जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी अर्निंग और प्रॉफिट्स कम होते हैं, जो इस्लामिक बैंक्स हैं उनकी अर्निंग और प्रॉफिट्स ज्यादा होते हैं। क्योंकि कन्वेंशनल बैंक्स के ऊपर एक कंडीशन होती है कि स्टेट बैंक उन्हें फोर्स करता है कि वो अपने क्लाइंट्स को काइबर -2% पे करें, जिससे उनके प्रॉफिट्स थोड़े कम होते हैं। लेकिन इस्लामिक बैंक्स के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, तो वो अपनी मर्जी से अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट पे करते हैं या शेयर करते हैं। दैट्स व्हाई मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप इस्लामिक बैंक्स में स्टॉक्स बाय करें और आपने अगर अकाउंट्स ओपन करवाने हैं तो कन्वेंशनल बैंक्स के अंदर अपने अकाउंट्स ओपन करवाएं, वहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। स्टॉक मार्केट में इस्लामिक बैंक्स और अकाउंट्स के लिए कन्वेंशनल बैंक्स, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो शेयर की हुई है, आप वो देख सकते हैं। वीडियो के सेकंड हाफ में बैंकिंग सेक्टर में इंडिविजुअल बैंक्स के ऊपर बात करेंगे। इंडिविजुअली बैंक्स की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर लेते हैं और बैंक स्टॉक्स में फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मिजान बैंक पे बात कर लेते हैं। 1 साल का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, आप देखें कि 31 मई तक स्टॉक की प्राइस में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। स्टॉक प्राइस 31 मई को 246 रुपए पे थी। 10 जून की मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं, उसके बाद से आप स्टॉक की परफॉर्मेंस देख लें, ये उसी प्राइस पे अभी तक ट्रेड हो रहा है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, दोबारा उस प्राइस पे वापस आ जाता है, डिप लेता है, दोबारा उस प्राइस पे वापस आ जाता है। तो पिछले 5 महीने में स्टॉक की प्राइस ऑलमोस्ट वही है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आई। मिजान बैंक के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देख लेते हैं। बैंक ने 7 रुपए का डिविडेंड पे आउट दिया है, इससे पहले ऑलरेडी 14 रुपए का डिविडेंड पे आउट दे चुका है बैंक। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें तो
बैंक के 2023 के तीसरे क्वार्टर की और 2024 के तीसरे क्वार्टर की अर्निंग्स ऑलमोस्ट सेम है। 9th मंथ पीरियड में देखें तो ऑलमोस्ट 33% का इंक्रीज आया है। इस्लामिक बैंक है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट यूबीएल को देख लेते हैं। इवन इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है लेकिन यूबीएल के स्टॉक प्राइस में कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ हो रही है। करंटली स्टॉक प्राइस 315.98 रुपए के करीब है। यूबीएल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख लेते हैं। थर्ड क्वार्टर में यूबीएल ने 11 रुपए का डिविडेंड दिया है। ऑलरेडी बैंक 22 रुपए के डिविडेंड्स दे चुका है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें तो 2023 के थर्ड क्वार्टर के मुकाबले में 2024 के थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट्स में ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज हुआ है और अर्निंग पर शेयर में भी 20% इंक्रीज हुआ है। 2024 के 9 मंथ रिजल्ट भी साल 2023 के 9 मंथ रिजल्ट से बेहतर है। इसमें भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी 1 ईयर का चार्ट मैंने ओपन किया है। लास्ट 1 ईयर में 186% ग्रोथ हुई है। ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। नेशनल बैंक के थर्ड क्वार्टर के तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए नहीं है, मैं हाफ ईयरली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट क्वार्टर में बैंक ने लॉस किया है, अर्निंग पर शेयर माइनस है, लेकिन इवन देन जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का स्टॉक ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है एमसीबी बैंक लिमिटेड। 1 ईयर का मैंने ग्राफ ओपन किया है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब से मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ है, स्टॉक प्राइस रुक गई है। अभी जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है वो इसलिए हो रही है कि बैंक को अपनी ब्रांचेस को इस्लामिक ब्रांचेस में कन्वर्ट करने की परमिशन मिली है। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि कन्वेंशनल बैंक्स के मुकाबले में इस्लामिक बैंक्स ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, इसलिए इसमें ग्रोथ हो रही है। इसमें भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेव ऑप्शन है। बैंक के थर्ड क्वार्टर के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख लेते हैं। 2024 के थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स 2023 के थर्ड क्वार्टर के मुकाबले में थोड़ी कम हुई है, अर्निंग पर शेयर कम हुई है, लेकिन ओवरऑल 9 मंथ के रिजल्ट्स इंप्रूव हुए हैं। नेक्स्ट है बैंक अल्फला लिमिटेड। इसका भी 1 ईयर का ग्राफ ओपन है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब से इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू हुए हैं, शेयर की प्राइस ग्रोथ रुक गई है ऑलमोस्ट। आखिरी 4 से 5 महीने में वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। बैंक के अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें तो साल 2023 के थर्ड क्वार्टर के मुकाबले में साल 2024 के थर्ड क्वार्टर में 50% ग्रोथ हुई है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुई है, 9 मंथ पीरियड के रिजल्ट्स भी इंप्रूव हुए हैं। ये भी वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारी ब्रांचेस को इस्लामिक ब्रांचेस में अकाउंट्स को कन्वेंशनल अकाउंट्स को इस्लामिक अकाउंट्स में कन्वर्ट किया है, तो ये भी फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। नेक्स्ट है बैंक अल हबीब लिमिटेड। जब से इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुए हैं, बैंक की जो प्राइस ग्रोथ है वो रुक गई है, ऑलमोस्ट उसी एक रेंज के अंदर वो ट्रेड कर रहे हैं। ये इम्पैक्ट आ रहा है इंटरेस्ट रेट कम होने का। बैंक के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख लेते हैं। साल 2023 के थर्ड क्वार्टर के मुकाबले में साल 2024 में प्रॉफिट्स में इजाफा हुआ है, अर्निंग पर शेयर थोड़ी इंप्रूव हुई है, 9 मंथ पीरियड में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है। नेक्स्ट है अस्क्री बैंक लिमिटेड। अस्क्री बैंक लिमिटेड की भी शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 4 महीने से स्टेबल है। इंटरेस्ट रेट कम होने से शेयर प्राइस ग्रोथ रुक गई है। थर्ड क्वार्टर के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे बैंक की अर्निंग में माइनस इंप्रूवमेंट आई है, अर्निंग पर शेयर थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन 9 मंथ बेसिस पे बैंक की परफॉर्मेंस पुअर हुई है, प्रॉफिट्स में कमी हुई है। नेक्स्ट है फैसल बैंक लिमिटेड। फैसल बैंक लिमिटेड में भी आप देखें तो 4-5 महीने से शेयर की प्राइस स्टेबल है, इंटरेस्ट रेट्स कम होने का इम्पैक्ट आ रहा है। बैंक के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें तो साल 2023 के मुकाबले में साल 2024 में प्रॉफिट्स बेहतर हुए हैं, अर्निंग पर शेयर में इजाफा हुआ है, 9 मंथ बेसिस पे भी इंप्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होते हैं तो शेयर प्राइस ग्रोथ रुक जाएगी, प्रॉफिट्स में कमी आएगी, सो आपने सोच समझ के डिसीजन करना है। नेक्स्ट है हबीब बैंक लिमिटेड। 1 ईयर का ग्राफ ओपन है। 4-5 महीने से प्राइस ऊपर नहीं जा रही, उधर ही फ्लक्चुएट कर रही है, इंटरेस्ट रेट्स कम होने का इम्पैक्ट है। बैंक के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रॉफिट सेम है, ऑलमोस्ट अर्निंग पर शेयर सेम है, और 9 मंथ बेसिस पे प्रॉफिट्स में और अर्निंग पर शेयर में डिक्रीज आया है। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्रॉफिट्स मजीद कम होते जाएंगे। नेक्स्ट है द बैंक ऑफ पंजाब। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आखिरी 4-5 महीनों से शेयर की प्राइस एक सर्टेन रेंज से ऊपर नहीं जा रही। इस शेयर में तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ट्रेड का शेयर है। नेक्स्ट है सुनहरी बैंक लिमिटेड। इसके भी 1 साल के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस में एज सच कोई इंक्रीज नहीं आया, थोड़ी बहुत जो है वो एक दफा पीक आई है, वो भी न्यूज बेस्ड थी। लास्ट है अलाइड बैंक लिमिटेड। इसमें भी अगर आप देखें तो आखिरी 4-5 महीने में शेयर की प्राइस में कमी आई है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, बैंक प्रॉफिट्स फ्यूचर में कम होने वाले हैं, शेयर प्राइस ग्रोथ रुक गई है। एंड पे मैं कंक्लूड करता हूँ,
फ्यूचर में पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, जैसे कि पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स ग्रेजुअली नीचे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से बैंक सेक्टर के प्रॉफिट्स कम होंगे और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर बैंक स्टॉक्स की प्राइसेस ग्रोथ रुक जाएगी या एटलीस्ट स्लो हो जाएगी। बैंक्स के डिविडेंड पे आउट्स कम हो जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अब आप बैंकिंग सेक्टर की बजाय दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें। इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स कम और बाकी सेक्टर्स के प्रॉफिट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उन सेक्टर्स को आप पिक करें जो सेक्टर हैवी बारविंग करते हैं, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स कम हो जाएंगी, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, उन सेक्टर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, ने अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सोच समझ के करना है। मेरी अगर एफर्ट आपको अच्छी लगी है, मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।